बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मैरिज पार्ट 1, जो हम पढ़ चुके हैं। आई बटन में आप जाके देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है जो कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम चाइल्ड मैरिज पढ़ेंगे। यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि चाइल्ड जो है, माइनर जो है, वो मैरिज कर सकता है या नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूँ कि माइनर जो है थ्रू गार्जियन कर सकता है, बजाते खुद शादी नहीं कर सकता, विदाउट गार्जियन नहीं कर सकता। गार्जियन के थ्रू कर सकता है, और गार्जियन के थ्रू जो मैरिज होती है, अब उसे क्या कहते हैं? जबर। उसे जबर कहते हैं। अब ये जो मैरिज होगी वो थ्रू ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी ख़त्म हो सकती है। ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी मैं आपको समझा देता हूँ। लाइक ये एक माइनर है, ए है माइनर। अब इसकी शादी होती है। अब ये यहाँ पे मैच्योरिटी गेन कर लेता है, ठीक है। अब इसके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा 2 इयर्स तक। 2 इयर्स यहाँ पे ड्यूरेशन होगा। कुछ कहते हैं कि 2 इयर्स है, कुछ कहते हैं 3 इयर्स है। बहरहाल ऑप्शन दिया जाएगा, 2 साल या 3 साल दिए जाएंगे कि वो डिसाइड कर ले कि इस शादी को कंटिन्यू करना चाहता है या इस शादी को ख़त्म करना चाहता है। या तो मैच्योरिटी से, या जब उसे पता चले। फॉर सपोज मैच्योरिटी तो उसने गेन कर ली, लेकिन उसे शादी का पता नहीं है, तो फिर जब उसे इन्फॉर्म हो जाए, उस वक्त से 2 साल तक। अब हनफी जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते हैं कि अगर माइनर की मैरिज थ्रू फादर या ग्रैंडफादर जो है उसके थ्रू हुई है, तो फिर ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी माइनर के पास नहीं है, क्योंकि फादर और ग्रैंडफादर जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपने माइनर के लिए बेस्ट सोचते हैं, तो इसलिए। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है। अगर फादर, बाप या दादा जो है वो फ्रेडेंटली एक्ट करता है, नेग्लिजेंटली एक्ट करता है, या माइनर की शादी जो है वो किसी लुनेटिक के साथ करवा देता है, तो इस केस में ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी मौजूद है उस माइनर के पास। जो इमाम मालिक हैं वो कहते हैं कि हर सूरत में ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी माइनर के पास मौजूद है, और वो कहते हैं कि हर ऑप्शन में, ज़रूरी नहीं है कि फादर करे तो उसमें ना हो। और इमाम मालिक कहते हैं कि हर सूरत में उसके पास ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी मौजूद है। मैं कहता हूँ कि आपको ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी सही समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास आ जाता है इम्पेडिमेंट्स, मतलब के प्रोहिबिशंस। प्रोहिबिशंस के या इम्पेडिमेंट के 2 टाइप हैं, एक है परमानेंट, दूसरे हैं टेम्पररी। परमानेंट अगर इम्पेडिमेंट हो मैरिज में, तो फिर वो मैरिज जो है वो वैलिड नहीं रहती, वो वाइड हो जाती है, ठीक है। दूसरे साइड में अगर टेम्पररी इम्पेडिमेंट हो या टेम्पररी प्रोहिबिशन हो, तो वो मैरिज जो है वो इरेगुलर हो जाती है, ठीक है। अब हम परमानेंट इम्पेडिमेंट को देख लेते हैं। परमानेंट इम्पेडिमेंट में सबसे पहले है वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब कि एक जो औरत है वो एग्जिस्टिंग मैरिज के, एग्जिस्टिंग हस्बैंड के होते हुए दूसरी शादी करे, तो ये परमानेंट इम्पेडिमेंट है, और ये मैरिज वाइड होगी जो दूसरी मैरिज वो करेगी, ठीक है। सेकंड है कंsanguinity। कंsanguinity मतलब कि हस्बैंड जो है वो अपने ब्लड रिलेशंस के साथ शादी करते हैं, तो वो भी वाइड मैरिज हो जाएगी, वो वैलिड नहीं रहेगी, वाइड हो जाएगी। अब थर्ड है फोस्टेज। फोस्टेज मतलब एक ही औरत से उन्होंने दूध पिया हो, तो इस सूरत में भी जो मैरिज है वो वाइड हो जाएगी, वैलिड नहीं रहेगी। फोर्थ है एफिनिटी। एफिनिटी होती है बिकॉज ऑफ द मैरिज। फॉर सपोज एक एग्जिस्टिंग जो वाइफ है, आप उसकी मदर के साथ शादी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द मैरिज, ठीक है। मतलब कि मदर इन लॉ के साथ, सिस्टर इन लॉ के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ द वाइफ। तो ये है परमानेंट इम्पेडिमेंट्स, और इनके सूरत में मैरिज जो है वो वाइड हो जाएगी। अब ये हैं टेम्परेरी इम्पेडिमेंट्स। टेम्परेरी इम्पेडिमेंट्स में कुछ खामियां होती हैं, जैसा कि पॉलीगैमी। देखें, मर्द जो है 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन अगर 4 शादियों के बावजूद वो 5वीं करता है, 4 शादियाँ ऑलरेडी उसकी मौजूद हैं,
तो पाँचवीं शादी करता है तो पाँचवीं जो शादी होगी वो इरेगुलर हो जाएगी, वो वैलिड नहीं होगी। अगर सेकंड कंडीशन ये है कि वाइफ इद्दत में शादी कर देती है तो ये भी टेम्पररी इम्पेडिमेंट है और ये भी इरेगुलर मैरिज हो जाएगा। थर्ड है अनलॉफुल कंजंक्शन। अनलॉफुल कंजंक्शन मतलब हस्बैंड दो औरतों से शादी कर रहा है जो कि प्रोहिबिटेड डिग्री में है। तो वो हो जाएगा अनलॉफुल कंजंक्शन। फोर्थ है डिफरेंस ऑफ रिलीजन। अगर रिलीजन्स डिफरेंस है तो फिर वो मैरिज भी इरेगुलर होगा इन केस ऑफ मुस्लिम वुमेन। ठीक है। अब पांचवी है एब्सेंस ऑफ विटनेसेस। मैंने जैसे जो पार्ट 1 था उसमें भी मैंने आपको बताया था जब हम एसेंशियल्स पढ़ रहे थे कि जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है, बल्कि सुन्नी जो स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब कि सब के सब वो जो हैं वो कहते हैं कि विटनेसेस एट द टाइम ऑफ मैरिज लाजमी हैं। शिया स्कूल ऑफ थॉट जो है वो कहते हैं कि जो विटनेसेस हैं वो एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स ज़रूरी हैं, एट द टाइम ऑफ मैरिज ज़रूरी नहीं है। ये था आज का हमारा टॉपिक मैरिज, यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम डाइवोर्स पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।